हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो आज है 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड आज मैंने आपके लिए नया टॉपिक भी इसमें ऐड किया है। आज की जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको भी मैंने ऐड किया है और महान व्यक्ति के बारे में भी ऐड किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देश के 4 राज्यों में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क 4 राज्यों में बनेंगे। विश्व स्तरीय मेडिकल उपकरण होंगे सस्ते। जितने भी विश्व स्तरीय मेडिकल उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो कैसे हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। ओके, तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनमें इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। इन 4 राज्यों में क्या होगा कि मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं विश्व स्तरीय वो क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। डीपली क्या है इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट हमारे, देखिए इसके निर्माण के लिए सरकार की ओर से 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, अभी देश में उपयोग में लाए जाने वाले 70% से अधिक मेडिकल उपकरणों का आयात किया जाता है। कितने? 70% से भी अधिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का आयात किया जाता है। ओके, हमारा इसी में थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन पार्क के निर्माण से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के घरेलू निर्माण में बढ़ोतरी होगी। क्या होगा कि हमारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी घरेलू निर्माण में बढ़ोतरी होगी। ओके, इसी का अगला पॉइंट क्या है, भारतीय दवा उद्योग दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जो हमारी इंडियन मेडिकल प्रोडक्शन है वो हमारा पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। देखिए पहले हमारा क्या था, सिर्फ आयुष्मान मिशन था, लेकिन अब क्या हुआ है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुआ है। क्या हुआ है, डिजिटल ऐड कर दिया गया है। तो ये कब हुआ है? 27 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। देखिए इस तरह से कितना अच्छा इनॉग्रेशन इनका दिखाया गया है। चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, क्या करेगा? आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, किसके लिए? मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब भूमिका निभाएगा, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए ये कैसे हेल्प करेगा, इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। एक डिजिटल, जैसे कि हमारा एक आधार कार्ड प्रूफ है, वैसे ही एक डिजिटल आईडी मिल जाएगी। आधार कार्ड के टाइप का ये कार्ड मिलेगा जिस पर संबंधित व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, यानी कि उसकी जितनी भी जांचें होंगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उस कार्ड पे रिकॉर्ड होगा। तो क्या होगा कि आप कहीं भी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभी केवल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए उस कार्ड को लेकर, तो क्या होगा कि वो सस्ता इलाज हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उस कार्ड को लेकर अगर आप जाते हैं तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें क्या होगा कि उनका थोड़ा चीप इलाज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने AC00 नाम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो कौन सा संगठन है जिसने किया है? AC00 नाम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है। तो कौन सा है? देखिए
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARIAI। ओके, ARAI आप याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या फिर ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए स्वदेशी चार्जर किसने विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, AC001 फर्स्ट। तो ये किसने किया है, ARIA ने। ओके, चलिए हम लोग इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने का फैसला किया है। किसने किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने का फैसला कर लिया है। वर्ष 2025 तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 5 लाख इलेक्ट्रिकल वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने, 2025 तक कितने, 5 लाख। ओके, इतना डाटा याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। ये देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हिमाचल के काजा घाटी में स्थापित किया गया है। ओके, और मैंने बुद्धा स्टैचू भी बताई थी आपको, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM भारत के सभी प्रमुख वाहन और वाहनों के इंजन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था है। कौन सी, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ओके, इसको आप याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कोरोना की महामारी के शुरू होने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसे हुआ है, देखिए इसी को हुआ है, विश्व पर्यटन, मतलब आने जाने की सुविधाओं में ही ज़्यादा लॉस हुआ है, नहीं आने जाने की सुविधा नहीं मिल पाई है लोगों को, तो इधर उधर आवागमन रुक गया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। तो कितने अरब डॉलर का किया है, 2000 अरब डॉलर। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने बताया है, जो हमारी कौन है, वित्त मंत्री हैं। ओके, कब तक, 2030 तक। इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किसने कितने अरब डॉलर, तो 2000 अरब डॉलर आप याद रखेंगे। कब तक, 2030 तक। और किसने, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण कौन है, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ओके, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। मतलब 2030 तक उन्हें कितना, 2000 अरब डॉलर निर्यात करना है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। तो कितनी नई प्रजातियां ऐड की हैं, 267। ओके, 267 यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। चलिए हम लोग आज के, देखिए दोस्तों, आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ लेते हैं। कुछ उन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनको ये बारे में पढ़ के हमारी जो आज की नई नई पीढ़ियां हैं वो प्रेरित हो रही हैं और हमारी संस्कृति कायम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पे। आज ही के दिन कौन सी घटनाएं हुई थी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए 28
1837 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का शासन संभाला था। देखिए, दिल्ली का शासन 18 सितंबर 1837 में ही मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया था, वो गद्दी ग्रहण कर ली थी दिल्ली की। ठीक है, चलिए, बहादुर शाह जफर 1875 से 1862 तक भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। क्या थे ये? उर्दू के जाने माने शायर भी रहे हैं और आखिरी, हमारे सबसे आखिरी शहंशाह रहे हैं मुगल साम्राज्य के। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पूछेगा क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य का सबसे आखिरी बादशाह कौन है, तो आप लिखेंगे बहादुर शाह जफर। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1857 की क्रांति में। ठीक है, युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा में भेज दिया था, जिसे प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। वहीं उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट आज ही के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में हर कोई सुनना पसंद करता है, तो देखिए लता मंगेशकर के बारे में भी बात करते हैं। क्या हुआ था? इतिहास के साथ 18 सितंबर का बड़ा सुरीला रिश्ता है। देखिए कौन सा सुरीला रिश्ता है? अपनी मधुर आवाज़ से पिछले कई दशक से संगीत के खजाने में हर दिन नए मोती भरने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। ठीक है, इन्हीं का जन्म हुआ था, लता मंगेशकर का, जो मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ हुआ था। कौन? इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ओके, तो जो हमारी लता मंगेशकर थी, उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी दोस्तों, जिन्हें हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनकी मृत्यु हो गई है, बट फिर भी हम उन्हें आज तक नहीं भुला पाए हैं। 28 सितंबर 1929 में ही उनका जन्म हुआ था। इस डाटा को आप रिमेंबर रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट देखते हैं। 28 सितंबर 2018 को ही उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर में एक खास आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटाते हुए सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, क्या हुआ था? 28 सितंबर 2018 को ही उन्होंने जो फाउंडेशन लगी थी, साबरमती में स्थित एक अयप्पा मंदिर, स्वामी मंदिर है। देखिए पूछेगा अयप्पा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लगाएंगे केरल के सबरीमाला में। या तो केरल दे सकता है, या फिर सबरीमाला दे सकता है, या फिर केरल के सबरीमाला, तीनों टाइप का ऑप्शन दे सकता है। ओके, उस पर क्या हुआ था कि महिलाओं को उसमें प्रवेश करना वर्जित था, उसमें जाने की अनुमति नहीं थी उस मंदिर में। बट क्या हुआ? 28 सितंबर 2018 को ही उच्चतम न्यायालय ने उस फाउंडेशन को हटा दिया है और महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आज ही की घटनाएं पढ़ लेते हैं दोस्तों। आज ही के दिन 28 सितंबर 1976 को ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी डोनाल्डो ट्रम्प का जन्म हुआ था। देखिए रोनाल्डो का जन्म हुआ था। रोनाल्डो हमारे एक बहुत ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में हम लोगों के जुमा पर चर्चा अक्सर रहता है। तो इनका क्या हुआ था? 28 सितंबर 1976 को जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि रोनाल्डो किस खेल से रिलेटेड है, तो आप लगाएंगे फुटबॉल से रिलेटेड हैं। उन्हें अपना पहला बैलन ड'ऑर पुरस्कार यूरोपीय फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में वर्ष 1997 में मिला था। वर्ष 1997 में मिला था। कौन सा पुरस्कार? बैलन ड'ऑर। ओके, बैलन ड'ऑर पुरस्कार पहला मिला था उन्हें। पहला ये पुरस्कार फाइंड हुआ था 1997 में हुआ था। उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? 21 वर्ष की उम्र थी। और पुरस्कार उन्हें 2002 में 26 वर्ष की आयु में भी ये पुरस्कार दोबारा से मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का इम्पोर्टेंट रोनाल्डो के बारे में पढ़ लेते हैं। रोनाल्डो ने ब्राज़ील की ओर से 97 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। कितने खेले थे?
97 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे ब्राज़ील की ओर से, जिनमें उन्होंने 62 गोल किए थे। वह उस ब्राज़ील की टीम का एक हिस्सा भी थे जिसमें 1994 और 2002 का विश्व कप भी उन्होंने जीता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आज की ही घटना। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट घटना, एंड देखिए क्या है। 1857 सारंगधर दास कौन थे? सारंगधर दास 28 सितंबर 1857 को ही सारंगधर दास स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1887 में हुआ था। देखिए सारंगधर दास क्या थे? 1857 की क्रांति में ये एक सेनानी थे जिनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1887 को हुआ था। ढेंकनाल उड़ीसा की देसी रियासत में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ढेंकनाल उड़ीसा की देसी रियासत में। ठीक है, इनके बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने उड़ीसा में उद्योग स्थापित किया था। उड़ीसा में क्या किया? उद्योग स्थापित किया। सारंगधर दास भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार भी हुए थे और 1946 तक जेल में बंद भी रहे थे। दोस्तों इन लोगों को हम लोग आज भी याद करते हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत ही कुछ किया है। हमारे देश को आज़ाद कराने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्हें हम आगामी टाइम में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्हीं के बारे में, सारंगधर दास के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्होंने उड़ीसा राज्य में प्रजामंडल बनाया था। उड़ीसा राज्य में एक उद्योग स्थापित भी किया था और वहाँ पर एक प्रजामंडल भी बनाया था, जिसका पहला सम्मेलन 1931 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। क्या नाम था? तब जब ये पहला सम्मेलन 1931 में हुआ था उड़ीसा में, तो वहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। विदेशी सरकार और उसके समर्थक देसी रजवाड़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए और 1946 तक जेल में भी बंद रहे। आज के ही दिन 18 सितंबर 1957 को उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? इस क्वेश्चन को ऐड करने का हमारा उद्देश्य था कि आज ही के दिन सारंगधर दास इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कब हुआ? कब छोड़कर चले गए? 18 सितंबर 1957 में। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 19 अक्टूबर 1857 में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके लिए मैंने कुछ अच्छी सी लाइन लेकर आई हूँ जो आपके लिए मोटिवेट करती हैं। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। क्या है कि देखिए डियर फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी जो है हमेशा हम पर मेहरबान नहीं रहती है। कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं जिनसे हमें ज़िंदगी जीने की सीख मिलती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी आपके साथ में सिचुएशन हो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करिए, बट पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। अगर आपको डियर फ्रेंड्स अपना लक्ष्य पाना है तो आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो चलिए आज के लिए इतना।